माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम की अपनी इस कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सविता सिंह, नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज गाजियाबाद से। आज हम कक्षा 12 के गृह विज्ञान विषय के अध्याय 8 का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है प्रदूषण एवं पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव। इसका एक भाग हम अपनी पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले उस कक्षा में हमने किस किस बात का जानकारी ली, किसका अध्ययन किया, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला पर्यावरण का अर्थ हमने जाना, उसकी परिभाषा को पढ़ा। पर्यावरण को कितने वर्गों में वर्गीकरण किया गया, पर्यावरण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब हमने पहली कक्षा में पढ़ लिया। पहली कक्षा के पढ़ाए गए विषय से संबंधित कुछ प्रश्न गृह कार्य में दिए गए थे। पहले मैं उनके उत्तर बता देती हूँ आपको, उसे आप अपनी कॉपियों में मिला लीजिए। सबसे पहला पर्यावरण की परिभाषा लिखिए। पर्यावरण वह सब कुछ है जो एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। दूसरा प्रश्न, पर्यावरण को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, उनके नाम भी लिखिए। तो पर्यावरण को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण, दूसरा सामाजिक पर्यावरण और तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण। तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण का जनजीवन पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ने वाले कोई 2 प्रभाव बताइए। तो पहला, अनुकूल पर्यावरण होने की स्थिति में जनसंख्या अधिक होती है, प्रतिकूल पर्यावरण होने की स्थिति में जनसंख्या कम होती है। दूसरा प्रभाव, व्यक्ति के शारीरिक लक्षण एवं स्वास्थ्य भी पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। व्यक्ति की त्वचा का रंग, आँखों का रंग तथा रूप आदि पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। अब हम आज की कक्षा अपनी प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा में हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है और इसे हम किन शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। और आज हम मुख्य रूप से 2 प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे, वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण। इनका अर्थ को जानेंगे, किन कारणों से ये होता है तथा मानव जीवन पर इनके क्या प्रभाव पड़ता है, इन्हें रोकने या इनसे बचाव के कौन कौन से उपाय हैं। सबसे पहले, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। पर्यावरण के किसी एक भाग अथवा सभी भागों का दूषित होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अर्थात किसी भी कारण से अगर हमारे पर्यावरण में किसी भी प्रकार का अंतर आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तो प्रदूषण कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि पर्यावरण के मुख्य भाग वायु में ऑक्सीजन के स्थान पर अन्य विषैली गैसों का अनुपात बढ़ जाए तो कहा जाएगा कि वायु प्रदूषण हो गया है। अर्थात हमारे लिए जीवनदायिनी गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है। अगर उसका अनुपात घट के जो वायु संगठन का अनुपात है उसमें कोई जो दूषित वायु है ज़्यादा मिल जाए तो हम कहेंगे कि वायु प्रदूषण हो गया है। पर्यावरण प्रदूषण को हम निम्न शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। वायु, जल एवं मिट्टी के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों का वह अवांछनीय परिवर्तन जो मानव एवं उससे संबंधित जीवधारियों के जीवन को हानि पहुंचाता है, प्रदूषण कहलाता है। अर्थात कोई भी ऐसी चीज जो कि मनुष्य के लिए या सजीव प्राणियों के लिए हानिकारक है, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहला है जलमल का दोषपूर्ण विसर्जन। यदि हम देखें तो सभी मनुष्य को नित्य कार्य के लिए बहुत सारे पानी की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिसमें हम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि आवासीय क्षेत्रों से जलमल का दोषपूर्ण विसर्जन होता है। अर्थात उन्हें प्रॉपर तरीके से जहां पर इकट्ठा होना चाहिए उसके लिए जो क्षेत्र बनाया जाता है वहां नहीं होता। ये बहकर उन टैंकों में से जो हमारी नदियां वगैरह हैं उनमें मिल जाता है, जो कि हमारे पीने का पानी है वो दूषित हो जाता है। दूसरा, घरों से विसर्जित अवशिष्ट पदार्थ। सभी घरों में अनेक प्रकार के ऐसे पदार्थ प्रयुक्त होते हैं जो पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करते हैं। उदाहरण के लिए, घरों में इस्तेमाल होने वाले फिनाइल, मच्छर मारने वाले घोल, डिटर्जेंट, शैम्पू, साबुन तथा अनेक कीटनाशक औषधियाँ घरों से विसर्जित होकर जल, वायु तथा मिट्टी को निरंतर प्रदूषित करते रहते हैं। अर्थात हम लोग देखें तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने रोजाना के कार्य में इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने में, नहाने में, बर्तन साफ करने में। साथ ही साथ कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, उन्हें मारने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब ये डब्बे वगैरह खाली हो जाते हैं उनको हम साधारण कूड़े में ही फेंक देते हैं और वो सारा कूड़ा
ऐसी जगह डाल दिया जाता है जो हमारी मिट्टी को, हमारे जल को, हमारी वायु को प्रदूषित करता है। तीसरा कारण है निरंतर बढ़ने वाला औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण की आवश्यकता है, कल कारखानों की आवश्यकता है, आर्थिक विकास की आवश्यकता है, लेकिन जिस तेजी से ये बढ़ रहा है और इसको विकसित करने में ये भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि ये आवासीय क्षेत्रों के पास है या दूर है। साथ साथ जितने हम कल कारखाने बना रहे हैं उनमें पेड़ पौधे वगैरह लगाए, जिसके कारण हमारा क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और ये मुख्य कारण बनता जा रहा है क्योंकि औद्योगिक संस्थानों से जहाँ ईंधन जलने से वायु प्रदूषण होता है, वहीं उनमें प्रयुक्त होने वाली रासायनिक सामग्री के अवशेष आदि वायु, जल तथा मिट्टी को निरंतर प्रदूषित करते हैं। औद्योगिक संस्थानों में चलने वाली मशीनों, सायरनों तथा अन्य कारकों से ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है। अगर हम देखें तो ये कितने तरह का प्रदूषण वायु, जल, मिट्टी, साथ ही साथ ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता जा रहा है। चौथा कारण है दहन तथा उससे उत्पन्न होने वाला धुआं। आज सभी क्षेत्रों में दहन की दर में वृद्धि हो रही है, अर्थात जलाने के लिए, चाहे हम खाना बनाएं, चाहे गाड़ियां चलाएं, गाड़ियों में भी जो पेट्रोल और हमारा डीजल चलता है वो जल के ही उससे क्या होती है, गाड़ियों में ऊर्जा आती है जिससे कि गाड़ियां चलती हैं। तो ये जो जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रिया हमारे पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ा रही हैं। घर के रसोई घर से लेकर वाहनों तथा औद्योगिक संस्थानों में सभी कार्य दहन द्वारा ही संपन्न होते हैं। विभिन्न प्रकार के ईंधनों के दहन से अनेक विषैली गैसें, धुआं तथा कार्बन के सूक्ष्म कण पर्यावरण में निरंतर व्याप्त होते रहते हैं। ये सभी कारक वायु प्रदूषण को अधिक बढ़ाते हैं। इससे हमें स्पष्ट होता है कि दहन की प्रक्रिया प्रदूषण बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पांचवा है कीटनाशक दवाओं के प्रयोग में वृद्धि। विभिन्न कारणों से आज कृषि एवं उद्यान क्षेत्र में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। इन कीटनाशक दवाओं द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। इससे वायु, जल तथा मिट्टी तीनों ही प्रदूषित हो रहे हैं। बढ़ाया कीटनाशक सामग्री का प्रयोग इसलिए किया जाता था कि जो हमारी खाद्य सामग्री है वो खराब ना हो, लेकिन धीरे धीरे किसी भी कीट वगैरह के लगने से पहले ही उसके बचाव के नाम पर किसान बहुत सारे कीटनाशक तत्वों का प्रयोग खेती में करने लगे हैं। उससे क्या समस्या पैदा हो रही है, एक तो जो फसल हो रही है वह पूरी तरह से पौष्टिक नहीं रही है, उसमें कीटनाशक कह दीजिए सामग्री के प्रयोग के कारण कीटनाशक जो तत्वों का प्रभाव है, जो कुप्रभाव है, शरीर पर डलने लगता है। दूसरा, जब बारिश वगैरह होती है तो उन पेड़ पौधों पे जो कीटनाशक तत्व लगे होते हैं वो बहकर नीचे ज़मीन में आ जाते हैं, जिससे हमारी मिट्टी या मृदा भी प्रदूषित होती है। और वो मिट्टी जब तेज बारिश होती है, बाढ़ आती है, वो बहकर नदियों में चली जाती है, जिसके कारण वायु, जल तथा मृदा या मिट्टी तीनों ही प्रदूषित हो रही हैं। छठा है जल स्रोतों में कूड़ा करकट तथा मृत शरीर बहाना। नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कूड़े के विसर्जन की समस्या निरंतर बढ़ रही है, क्योंकि जहां भी कूड़ा डालने का क्षेत्र बढ़ा है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो प्रयोग की हुई सामग्री है, जो वेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, तो कूड़ा कहाँ डाला जाए उसकी जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जिन भी जगह पर ये डाला जाता है उन जगह पर क्या होती है, गंदगी बढ़ती चली जाती है, बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। तो जिन जगह ये कूड़ा करकट के लिए जगह बनाई जाती है वहाँ पे अगर आसपास कहीं आवासीय क्षेत्र होते हैं तो लोग उस पर विरोध पैदा करते हैं। तो धीरे धीरे इस समस्या के लिए ये लोग क्या करते हैं कि कूड़ा करकट तथा प्राणियों के मृत शरीरों को जल स्रोतों में बहा देते हैं। इससे जल प्रदूषण में निरंतर वृद्धि तो हो ही रही है। इस प्रकार से प्रदूषित होने वाला जल वायु तथा मिट्टी को भी प्रदूषित कर रहा है। अगर हम देखें कि अगर कूड़े करकट या मृत शरीर को पानी में बहाते हैं तो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को बढ़ा रहा है। फिर आता है वनों की अधिक कटाई। पर्यावरणीय प्रदूषण का एक मुख्य कारण वनों की अंधाधुंध कटाई भी है। वृक्ष वायु को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जब वृक्ष घटने लगते हैं तब वायु प्रदूषण की दर में भी वृद्धि होने लगती है। अर्थात यदि हम देखें तो वायु प्रदूषण को घटाने का सबसे आसान जो साधन है वो साधन है अधिक से अधिक वृक्षों का होना या वनों का होना। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण, खाद्यान्न की समस्या को दूर करने के कारण, आवास की समस्या को दूर करने के कारण, साथ ही साथ औद्योगिकीकरण की जो तेजी से वृद्धि हो रही है, इन कारण विभिन्न कारणों से हमारे वन कटते चले जा रहे हैं और वायु प्रदूषण हमारा बढ़ता चला जा रहा है। और पर्यावरण प्रदूषण में ये वनों की अधिक कटाई मुख्य कारण बनती जा रही है।
8वां आता है रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। विभिन्न आणविक परीक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों ने पर्यावरणीय प्रदूषण में अत्यधिक वृद्धि की है। इस कारण से होने वाला पर्यावरण प्रदूषण अति गंभीर होता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य, अन्य जीवधारियों तथा संपूर्ण वनस्पति जगत पर भी पड़ता है। अर्थात केवल मनुष्य को ही हानि नहीं पहुंचाता है, जितने भी सजीव पेड़ पौधे जीव जंतु हैं उन पे भी बहुत सारे हानिकारक प्रभाव डालता है। अब आता है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। अभी हमने देखा था कि पर्यावरण प्रदूषण किन कारणों से हो रहा है। अब हम इन्हें अलग अलग भागों में देखेंगे कि कितने प्रकार का प्रदूषण हमारे समाज में पाया जाता है या पर्यावरण के अंतर्गत होता है। इन्हें हम 6 भागों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, चौथा मृदा प्रदूषण, जिसे साधारण शब्दों में हम मिट्टी का प्रदूषण भी कह सकते हैं, पांचवा रेडियोधर्मी प्रदूषण और छठा है रासायनिक प्रदूषण। आज हम मुख्य रूप से 2 प्रदूषण के बारे में जानकारी लेंगे, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि शुद्ध वायु प्राणी मात्र के जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, किंतु दूषित वायु जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। प्राय वायु में विसरण का गुण होने के कारण अशुद्धियां रहने नहीं पाती। विसरण फैलने का गुण कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान आती जाती रहती है, जिससे कि अगर हानिकारक गैस वगैरह है, गंदगी वगैरह है, वो उड़ती रहती है। प्राय वायु में विसरण का गुण होने के कारण अशुद्धियां रहने नहीं पाती हैं, किंतु अशुद्धियों की अत्यधिक मात्रा वायु को शुद्ध रहने में बाधा पहुंचाती है। अर्थात जब बहुत सारी मात्रा वायु में अशुद्धियों की बढ़ जाती है तो विसरण का गुण भी उस अशुद्धि को या उस प्रदूषण को दूर नहीं कर पाता है। अतः जब किन्हीं कारणों से वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा एवं अनुपात में अवांछनीय, वांछनीय नहीं अवांछनीय परिवर्तन होता है या हानिकारक गैसों का समावेश होता है, तो इसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। अर्थात जब वायु संगठन के अनुपात में परिवर्तन होगा तो वह वायु प्रदूषण कहलाएगा। वायु प्रदूषण के विभिन्न कारण हैं। पहला है श्वसन की प्रक्रिया। हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जब हम प्रश्वास अर्थात जब हम अपनी सांस को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अधिक भीड़ वाले स्थानों की वायु में भी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होती है, क्योंकि वहाँ पर अधिक लोग सांस ले रहे होते हैं और छोड़ रहे होते हैं, जो श्वास द्वारा शरीर में पहुंचकर विभिन्न प्रकार से स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। अर्थात जो हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसके कारण जो लोग हैं ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले लोग ज़्यादा हो रहे हैं, जिससे कि ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। दूसरा है जलने की प्रक्रिया। विभिन्न वस्तुएं जलने से उनके धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कोयला जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इनसे बचाव न कर पाने पर व्यक्ति को विभिन्न रोग के शिकार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे टीबी आदि रोग उसको हो जाते हैं। तो जलने की प्रक्रिया अगर हम देखें, सामान्य रूप से अगर कूड़े का भी कोई उपाय नहीं मिल रहा है, आसपास कोई नदी नहीं है, तो क्या करते हैं कि कूड़ा एक जगह ले जाते हैं और उसको जला देते हैं, जिसके कारण पूरे वायुमंडल में बहुत ही प्रदूषित गैसों का समावेश हो जाता है। अगला कारण है जैवीय पदार्थ। जिन स्थानों पर मृत शरीर, वनस्पति आदि सड़ती है, वे गंदे नालों आदि में गंदगी सड़ती रहती है। एक तो मृत शरीर सड़ रही है, कुछ सामग्री वनस्पति वगैरह सड़ रही है, और जो नाले वगैरह हैं जिनमें गंदगी है और वो उसमें पानी बहता नहीं और गंदगी वहीं इकट्ठी हो गई, तो जो वो गंदगी सड़ती है उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन, सल्फाइड आदि गैसें निकलती रहती हैं, जो कि हमारे वायुमंडल को और वायु को दूषित बनाती हैं। अगला कारण है जीवाणु। रोगी के श्वास द्वारा छींकने, थूकने, उनकी उल्टी व मल द्वारा रोग के जीवाणु रोगी के शरीर से बाहर निकलकर वायु में मिल जाते हैं और वायु को दूषित करते हैं, और हमारी वायु कैसी हो जाती है? दूषित हो जाती है। अर्थात जब हम सामान्य प्राणी हैं तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, अस्वस्थ भी रहेंगे। अगर हमें कभी किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है तो बीमारी में हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार के जीवाणु रहते हैं। यदि हमारा मल मूत्र, थूकना, अगर इन चीज़ों के सभी का जो समावेश है, जो इनका बचा हुआ पदार्थ है, इनका विसंक्रमण सही तरीके से ना किया जाए
तो क्या होता है, वो रोग के जीवाणु सभी जगह पहुंच जाते हैं। अगर मान लीजिए मलमूत्र का सही से निसंक्रमण नहीं किया गया है तो वो मलमूत्र के ऊपर मक्खी मच्छर बैठेंगे, अगर वो खाने पीने के वस्तुओं पर बैठेंगे तो वो बीमारी भी फैलाएंगे और वायुमंडल को भी दूषित करेंगे। पांचवा कारण है धूल के कण एवं अन्य रेशे। कुछ व्यवसाय जैसे पत्थर, सीमेंट व कारखानों से धूल के कण तथा रुई धुलने, ऊन, कांच, शीशे, चमड़े एवं कपड़े के औद्योगिक संस्थानों में उन पदार्थों के सूक्ष्म रेशे वायुमंडल में मिलकर वहां पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। अर्थात जो विभिन्न प्रकार के काम धंधे हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के धूल के कण होते हैं, जहाँ पर कताई का, बुनाई का या ऊनी वस्त्रों का कार्य होता है, वहाँ पर क्या होता है, रेशे उड़ते रहते हैं। साथ ही साथ कांच, शीशे वगैरह, चमड़े वगैरह का जहाँ पर भी कार्य किया जाता है वहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के रेशे, कण उड़ते रहते हैं जो कि वायुमंडल को तो दूषित करते ही करते हैं, उन स्थानों पर जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, अर्थात उन पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। अब हमने जितने भी कारण देखे इसे हम एक चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। सबसे पहले देखें तो यातायात के तीनों प्रकार के साधन दे रखे हैं, स्कूटर दिया है, गाड़ी दी है और हमारा हवाई जहाज दिया है। ये तीनों ही प्रकार में देखें तो तीनों ही प्रकार से जो भी गैसें निकल रही हैं, जो धुआं निकल रहा है, ये हमारे वायुमंडल को दूषित कर रहा है। इसी प्रकार से घरों से, फैक्ट्रियों से, औद्योगिक संस्थानों से जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है ये हमारे वायुमंडल में फैलता है और पूरी वायु को दूषित कर देता है। इसके अलावा ज्वालामुखी के जलने से या जगह जगह पे, जैसे हमने उदाहरण दिया था कि कूड़े वगैरह के ढेर बन जाते हैं, उन कूड़े वगैरह को उठाते नहीं और उसका क्या करते हैं, कूड़े को वो जला देते हैं, तो कूड़े से निकलने वाला धुआं। साथ ही वनों में जो आग लग जाती है या किन्हीं कारणों से उन्हें जला दिया जाता है, काट दिया जाता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण की दर बढ़ती रहती है। अब वायु प्रदूषण का हमारे जीवन पर या मानव जीवन पर प्रभाव। बड़े बड़े शहरों में लोगों को श्वास लेने के लिए अशुद्ध वायु पर निर्भर रहना पड़ रहा है जो प्रत्यक्ष रूप से उसके स्वास्थ्य को नष्ट कर रही है। इस अशुद्ध एवं विषैली वायु से श्वास संबंधी विभिन्न रोग जैसे अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, टीबी, नाक व श्वास नली में जलन आदि उत्पन्न होती है। अशुद्ध वायु में हानिकारक गैसों के अतिरिक्त सूत, ऊन के रेशे खांसी उत्पन्न करते हैं। धातु एवं शीशे के कण नाड़ी संस्थान को विकृत कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा वायु के साथ शरीर में पहुंचकर रक्त को दूषित करती है तथा अन्य गैसों से त्वचा के रोग हो जाते हैं। भीड़ भरे स्थानों की वायु में प्रदूषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। आज वायु में मिली सल्फर डाइऑक्साइड विश्व प्रसिद्ध प्राचीन इमारतों के लिए भी खतरा बन गई है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो बहुत सारी जो गैसें, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, वो मानव जीवन में क्या है, बहुत सारी बीमारियां कर रही हैं। फेफड़ों का कैंसर कर रही है, त्वचा की समस्याएं पैदा कर रही है, टीबी, सांस लेने के कारण हमारे नाक वगैरह में ब्रोंकाइटिस वगैरह जो सांस की बीमारी है, बहुत सारी बीमारी पैदा कर रही है। और साथ ही साथ जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो इमारतों को नुकसान पहुंचाती है कि वो वायुमंडल में फैल जाती है। जब कभी बारिश होती है, वर्षा होती है, तो पानी के साथ वो उन इमारतों पे जम जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग अखबारों में पढ़ते भी रहते होंगे कि ताजमहल की जो चमक है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसका कारण इसी प्रकार की गैसें होती हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय, सबसे पहला प्राकृतिक साधन। हमने जैसे पहले ही कहा था कि वायु में फैलने का गुण होता है। वायु को शुद्ध रखने के लिए प्रकृति स्वयं भी इतनी सहायक होती है जो कि मानव सामर्थ्य के बाहर है। यही कारण है कि वायु के विसरण का गुण वर्षा, आंधी, गर्म वायु, पेड़ पौधों, धूप तथा ऑक्सीजन वायु में मिली हुई विभिन्न गंदगी को दूर करते रहते हैं। जैसे वर्षा से धूल के कण समाप्त हो जाते हैं। बहुत आंधी वांधी आए, बारिश हो जाती है तो पूरा वायुमंडल स्वस्थ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तेज वायु द्वारा हानिकारक गैसें तथा तेज धूप द्वारा विभिन्न रोगाणुओं को नष्ट करने में मदद मिलती है। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिन्हें हम धो नहीं सकते, जला नहीं सकते, तो उनके लिए उपाय होता है कि इसे धूप में आप सुखा दीजिए, पूरे दिन धूप में रखिए तो रोगाणु खत्म हो जाएंगे। प्राकृतिक साधन से जब हमारी वायु शुद्ध नहीं होती तो कुछ ऐसे हम पे साधन हैं जिनके द्वारा, जिन्हें हम कृत्रिम साधन कहते हैं, जो मनुष्य ने खुद बनाए हैं, हम अपनी वायु को शुद्ध कर सकते हैं।
सबसे पहला, प्राकृतिक साधनों के अतिरिक्त कृत्रिम साधन जिनका प्रयोग करके पर्यावरण को वायु प्रदूषण से मुक्त रखा जा सकता है। पहला है, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे अधिक हरियाली हो, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए। दूसरा, रसोई घर आदि से निकलने वाले जो धुआं हैं उसके लिए चिमनी बनाई जाए या एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग किया जाए, उसे लगाया जाए। तीसरा, कारखाने, रेलवे स्टेशन और कसाई खाने बस्ती से दूर बनाने चाहिए। घर में गंदगी के निकास की, क्योंकि हमने सबसे पहला कारण देखा था कि आवासीय क्षेत्रों में जलमल का जो विसर्जन है वो ठीक प्रकार से नहीं होता है, तो इसके लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। रोगी के मल मूत्र, थूक, वमन आदि का पूर्ण विसंक्रमण होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फैलता है वायु को तो दूषित करता ही करता है, अन्य लोगों को भी रोग से ग्रसित होने का मौके बढ़ जाते हैं या रोग से ग्रसित करता है। अगर व्यक्ति किसी संक्रामक रोग से पीड़ित है और उसका मल मूत्र वमन का पूर्ण विसंक्रमण नहीं किया गया तो दूसरे व्यक्ति भी इससे संक्रमित हो सकते हैं, जिससे रोग के जीवाणु वायु को दूषित ना करें। साथ ही साथ सड़कें गलियां पक्की बनी हों जिससे धूल ना उड़े। अब आता है हमारा दूसरा प्रदूषण, जल प्रदूषण। अशुद्ध जल में कुछ गैसें, कुछ घुलित गैसें तथा तैरने वाली अशुद्धियां जिन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। कुछ अकार्बनिक पदार्थ जैसे कैल्शियम, सल्फेट, नाइट्रेट, सीसा आदि मिला रहता है। जहां शुद्ध जल जीवन प्रदान करता है, वहीं जल में मिली उपयुक्त अशुद्धियां अधिक हो जाने पर जल को प्रदूषित करती हैं, जिसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल संग्रहालय से जल की उचित रीति से सफाई न करने के कारण उसमें विभिन्न रोगों के जीवाणु भी उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। जैसे बड़ी बड़ी शहरों में जो महानगरों में टंकियां होती हैं जहाँ पर पानी रखा जाता है, अगर उन पानी को समय समय पर साफ ना किया जाए तो हमारा जल प्रदूषित होता है। और वही प्रदूषित जल यदि पीने वाली टंकियों में, नालों में जाता है, लोग प्रयोग करते हैं तो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जल प्रदूषण के कारण। सबसे पहला, बड़े बड़े उद्योगों से उत्पन्न दूषित जल तथा बड़े बड़े गंदे नालों की गंदगी नदियों में पहुंचा दी जाती है, जिससे जल में कार्बनिक पदार्थ तथा रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं और जल प्रदूषण होता है। दूसरा, तालाब के किनारे अगर शौच के लिए जाते हैं, स्नान करते हैं, जानवरों को तालाब आदि में स्नान कराते हैं, नहलाते धुलाते हैं, तो वहाँ का तालाब का पानी कैसा होता है, रुका हुआ होता है, वो भी दूषित हो जाता है। तीसरा, अम्ल वर्षा भी जल को दूषित बनाती है। वायु में अत्यधिक मात्रा में मिली हुई कार्बन तथा सल्फर आदि की मात्रा वर्षा द्वारा पृथ्वी पर वापस आती है तथा वर्षा का यह दूषित जल पेड़ पौधे तथा इमारतों को धीरे धीरे हानि पहुंचाता है। इसे हम इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की जो सफ़ेद बादल हैं या ब्लू बादल हैं, ये सामान्य वर्षा कर रहे हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार की गैसें मिल जाने से ये बादल कैसे हो गए, बहुत ज़्यादा काले हो गए। जो इनसे वर्षा होगी और ज़मीन पे आएगी, उसमें जितने ये रासायनिक गैसें वो मिल के आएंगी, इसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं, जो कि जल को नदियों में भी जाएंगी, दूषित करेंगी। इसके अलावा घरों का, इंडस्ट्री का पानी या सीवरेज का पानी हम देख रहे हैं, नदियों में गंदा पानी जा रहा है, इससे हमारी नदियाँ गंदी हो रही हैं, जो कि हमारे जल का मुख्य माध्यम है। और इसके अलावा ये कूड़ा वगैरह जो ट्रकों से उसके अंदर डाला जा रहा है नदियाँ, इससे भी जल प्रदूषण बढ़ता है। मानव जीवन पर प्रदूषित जल का प्रभाव, अशुद्ध जल प्राणी मात्र के लिए बहुत हानिकारक है। इससे टाइफाइड, पेचिस, अतिसार जैसे रोग होते हैं। अशुद्ध जल पीने से पीलिया रोग भी बहुत तेजी से होता है। जो व्यक्ति मांसाहारी होते हैं और वो अशुद्ध जल में पल रही होती हैं, तो ऐसी मछली खाते हैं तो उनसे भी अनेक बीमारी फैलती हैं। इन्हें खाने से हमें बचना चाहिए। पहले वर्षा का जल शुद्ध माना जाता था, किंतु अब स्थिति ये हो गई है कि वर्षा का जल जब वायुमंडल से होता हुआ पृथ्वी पर आता है तो उसमें वायु में मिली हुई सल्फर आदि अनेक गैसें भी आ जाती हैं, जो जल को प्रदूषित करती हैं और साथ ही साथ हमारी पुरानी इमारतों को भी खराब करती हैं। जल प्रदूषण से बचाव के उपाय, सबसे पहले कल कारखानों का अवशेष नदियों में ना पहुंचने दिया जाए। दूसरा, शहरों की गंदगियों को नदियों में ना जाने दें। बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाए जाएं। नदी के तट के किनारे पे उद्योग लगाने की आज्ञा ना दी जाए। जो जल बहुत समय से भंडारित है, इकट्ठा किया हुआ है, उसे खाने पीने के लिए प्रयोग ना करें, किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग करें। समय समय पर कुओं आदि में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाए। सार्वजनिक कुओं पर छतरी की व्यवस्था की जाए जिससे कूड़ा करकट उसमें न जाए। और सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनका कठोरता से पालन किया जाए। अगर हम इस प्रकार से देखें तो जल प्रदूषण के कारण हमने देखा कि हमारा जल किन किन कारणों से प्रदूषित हो रहा है। आज हमने पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से कारण होते हैं जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के हमने 6 प्रकार बताए, जिसमें से 2 मुख्य प्रकारों को आज हमने यहाँ पर आपको पढ़ाया है, वायु प्रदूषण
और जल प्रदूषण यदि हम देखें तो ये दोनों ही वायु और जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो पहले हमने ये देखा कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, फिर दूसरा जल प्रदूषण किसे कहते हैं, ये किन किन कारणों से हो रहा है, इनके रोकने के लिए बचाव के उपाय भी हम ही लोगों को करने हैं क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो किन प्रकार से या किस प्रकार से हम इन्हें दूषित होने से बचा सकते हैं, साथ ही साथ हमें इन्हें आगे वायु प्रदूषण ना बढ़े, जल प्रदूषण ना बढ़े, इसके लिए क्या क्या प्रयोग करें, किस ढंग से हम पेड़ पौधे लगाएं, कूड़े करकट का कैसे निसंक्रमण करें, इन सब की जानकारी ली। आज पाठ से संबंधित जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया उससे संबंधित कुछ मैंने आपको प्रश्न दिए हैं, आप उन प्रश्नों को देखिए। पहला है पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, इसमें हम इसका अर्थ लिखेंगे और परिभाषा भी दे सकते हैं। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण रोकने के 2 सामान्य उपाय बताइए। जो भी उपाय आपको अच्छे लगे या सही लगे आप उन उपायों को बता सकते हैं। तीसरा है वायु प्रदूषण के 2 मुख्य कारण बताइए। वायु प्रदूषण, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, अब दोबारा फिर मैं बता रही हूँ कि वायु हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक है। तो हम सबसे पहले ये देखें कि कौन कौन से कारण हैं। उन कारणों में हमें जो मुख्य कारण हैं उन कारणों को बताना है। ये हमारे अति लघु प्रश्न हैं, इसीलिए हम इन्हें केवल हेडिंग्स वगैरह में बता दें। इन्हीं प्रश्नों को अगर आपके यही प्रश्न आपके बोर्ड में या एग्ज़ाम में लघु उत्तरीय आ जाएं तो हम पर्यावरण प्रदूषण पहले साधारण शब्दों में समझाएंगे, फिर हम इसकी परिभाषा देंगे। ऐसी दूसरे प्रश्न में मान लीजिए केवल 2 ही उपाय पूछे हैं तो पहले हम पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपायों के बारे में बताएंगे, फिर 2 उपायों को, जितने भी उपाय हैं सभी के हेडिंग्स लिख देंगे, फिर 2 उपायों को हम भली भांति पूरी तरीके से समझाकर लिखेंगे। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वायु प्रदूषण के 2 मुख्य कारण बताइए। अगर ये प्रश्न भी हमारा लघु रूप में आ जाता है तो हम इसके पहले सारे कारण बता देंगे और 2 मुख्य कारणों को हम पूरे डिटेल में समझाएंगे। अगली जो मेरी कक्षा होगी, क्योंकि यह अभी भाग 2 है, इसका एक भाग और रह रहा है, उस भाग 3 को प्रारंभ करने से पहले मैंने जो आपको ये प्रश्न दिए हैं इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताऊंगी, फिर आगे का हम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।